नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान में प्रदर्शन तेज हो गए हैं तो ईरान सरकार भी अब सख्ती से पेश आ रही है। तेहरान की गलियां लाल हो गई हैं। अमेरिका ईरान को धमका रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती ना करे, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई झुकने को तैयार नहीं है। ईरान में बढ़ते प्रदर्शन के बीच निर्वासित प्रिंस रजा पहलवी ने ट्रंप से अपील की है कि अब अमेरिका को प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन सीआईए की एक रिपोर्ट ने ट्रंप को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सीआईए की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन में इतनी ताकत नहीं है कि सरकार को पलट सके, और इस रिपोर्ट के चलते ही ट्रंप अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाए हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका करेगा हमला, भले ही इसमें कुछ समय लग सकता है। प्रदर्शन तेज होते रहे तो कभी भी ईरान और अमेरिका में जंग शुरू हो सकती है, और इसमें इजराइल शामिल होगा, ये भी तय है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप के बयान से मुश्किल में फंसा ताइवान। जापान और दक्षिण कोरिया में भी मची हलचल। ट्रंप ने चीन को सौंपा ताइवान की किस्मत का फैसला। वेनेजुएला पर एक और हमले की तैयारी में था अमेरिका। ट्रंप ने किया बड़ा दावा, एक और तेल टैंकर अमेरिका ने किया जब्त। इस्लामिक नेटो में शामिल होगा तुर्की। पाकिस्तान और सऊदी अरब वाले सैन्य गठबंधन में शामिल होने को तैयार। भारत और इजराइल की बढ़ सकती है चिंता। और चलते चलते में देखेंगे दुनिया का ऐसा गांव जहां लोगों की हाइट पर लग जाता है ब्रेक, कहते हैं बौनों की दुनिया। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान संभालेंगे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की कमान। बीएनपी ने लगाई नेतृत्व परिवर्तन पर मोहर। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं रहमान। गजा में पाकिस्तानी सेना की तैनाती पर इजराइल ने लगाई रोक। नेतन्याहू का ऐलान, गजा में मुनीर की सेना नहीं होगी तैनात। पाकिस्तान गजा में अपनी सेना भेजने की कर रहा था तैयारी। ग्रीनलैंड पर कब्जे की तैयारी में अमेरिका। ट्रंप का ऐलान, मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता, मुझे रोकने की ताकत सिर्फ मेरे मन में। चीन पर भरोसा, वेनेजुएला को पड़ा भारी। अमेरिकी हमले में फेल हुए चीनी रडार। चीन का था दावा, JY-27A रडार से नहीं बच सकते स्टील्थ विमान। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के खिलाफ तेहरान में जबरदस्त प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। रात भर तेहरान की सड़कों पर प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों के बीच टकराव चलता रहा। बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। तेहरान की प्रसिद्ध अल रसूल मस्जिद में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है, जिसके बाद ईरानी सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट और फोन कनेक्शन काट दिए हैं, जिससे लोग आपस में बात ना कर सकें और दुनिया को वहां की तस्वीरें ना मिलें। पूरा तेहरान इस वक्त इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हवाले कर दिया गया है। टाइम मैगजीन से बातचीत में तेहरान के एक डॉक्टर ने दावा किया कि सिर्फ तेहरान में ही 217 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई है। पूरे देश में ये संख्या 250 से भी ज्यादा है। अधिकतर की मौत गोली लगने से हुई है। प्रदर्शनकारियों के हमले में 14 सुरक्षा कर्मियों की भी जान गई है। हिंसा के दौरान 26 बैंक लूटे गए, 25 मस्जिदों में नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 10 सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया है। दर्जनों बसें, फायर ब्रिगेड वाहन और अपार्टमेंट को भी नुकसान हुआ है। जो प्रदर्शन पहले महंगाई, बेरोजगारी को लेकर शुरू हुआ था, अब उसने सत्ता परिवर्तन के आंदोलन का रूप ले लिया है। ईरान के सभी 31 राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। तेहरान के मेयर अलीरेजा जकानी ने भी ये माना है कि राजधानी दंगाइयों के कब्जे में दिखाई दे रही है। दंगाइयों ने शहर के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन हम इनके आगे झुकेंगे नहीं। ईरान इन प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका और इजराइल का हाथ बता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका काम तबाही मचाना है। तेहरान में और कुछ दूसरी जगहों पर कुछ बदमाशों ने अपने ही देश की एक इमारत को तोड़ दिया। ऐसे काम अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं, जिन्होंने बकवास बयान दिए हैं। हमारा देश विदेशियों के लिए भाड़े का टट्टू बनना बर्दाश्त नहीं करता। आप कोई भी हो, एक बार जब आप किसी विदेश के लिए भाड़े के टट्टू बन जाते हैं, एक बार जब आप किसी विदेशी के लिए काम करते हैं, तो देश आपको ठुकरा देता है। इसके साथ ही खामेनेई ने अब अमेरिका को भी धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने ट्रंप पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका घमंड अमेरिका को ले डूबेगा। शक्तिशाली से शक्तिशाली लोगों को भी करारी हार मिली है। खामेनेई ने कहा, इतिहास में तानाशाह और घमंडी शासकों का पतन उनकी शक्ति के चरम पर हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो पूरी दुनिया के बारे में घमंड से फैसला करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि दुनिया के तानाशाह और घमंडी शासक जैसे कि फिरौन, निमरूद, रेजा पहलवी और ऐसे दूसरे शासकों ने अपने घमंड के चरम पर अपना पतन देखा, उनका भी पतन होगा। यानी खामेनेई ने अब सीधे ट्रंप को धमकी दे दी है, तो ट्रंप ने भी पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा,
ईरान बड़ी मुसीबत में है। लोग कुछ ऐसे शहरों पर कब्जा कर रहे हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। अगर ईरान की सरकार पहले की तरह लोगों को मारना शुरू कर देती है तो हम दखल देंगे। हम उन पर वही करारा प्रहार करेंगे जहां उन्हें सबसे ज्यादा दर्द होगा। ईरान के प्रदर्शन को जिस तरह से अमेरिका हवा दे रहा है, साथ ही उसकी घेराबंदी कर रहा है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कभी भी अमेरिका की ईरान में सीधी एंट्री हो जाएगी। ईरान में वेनेजुएला वाला एक्शन होगा या फिर बड़ी जंग, ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे चीन और ताइवान के बीच बढ़ते टकराव की। चीन ताइवान पर खुलकर दावा करता रहा है, ताइवान पर हमले की तैयारी भी कर रहा है, लंबे समय से उसकी घेराबंदी करने में जुटा है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि इसी साल यानी 2026 में चीन ताइवान पर हमला करेगा। इसे लेकर वो लगातार ताइवान की घेराबंदी में जुटा हुआ है। ताइवान को भी एहसास है कि उस पर हमला होगा और वो भी जंग की तैयारी कर रहा है। ताइवान को सबसे ज्यादा उम्मीद अमेरिका से है। अमेरिका उसकी सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे भी करता रहा है, लेकिन अब अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान की सुरक्षा से पल्ला झाड़ लिया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए साफ कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा तो अमेरिका शायद उसकी मदद नहीं कर पाएगा। यानी जिस तरह से वेनेजुएला के मामले में चीन का रुख रहा था, यानी हथियारों से मदद तो की जाएगी लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती, उसी तरह का रुख ताइवान को लेकर अमेरिका भी अपना सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, शी जिनपिंग ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं और वो इसे लेकर क्या करेंगे इसका फैसला भी वो खुद करेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा है कि अगर वो ताइवान पर हमला करते हैं तो मुझे दुख होगा, मैं उनसे नाराज हो जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, पर शायद वो ऐसा करें भी, लेकिन मेरे राष्ट्रपति पद से हटने के बाद। ट्रंप ने नाराज होने की बात तो कही, लेकिन ताइवान के बचाव को लेकर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है, जो अमेरिका की बदलती नीति के संकेत माने जा रही हैं। ट्रंप के बयान के बाद जापान और दक्षिण कोरिया मुश्किल में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इन दोनों ही देशों ने भी ताइवान की सुरक्षा की बात कही है और चीन से दोनों का विवाद भी चल रहा है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अगर जापान और दक्षिण कोरिया चीन के खिलाफ मैदान में आते हैं तो इन देशों को भी अमेरिका की मदद नहीं मिलेगी और बिना अमेरिकी मदद के जापान और दक्षिण कोरिया भी चीन का सामना नहीं कर पाएंगे। दरअसल वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का चीन ने भी विरोध नहीं किया, जबकि मादुरो को चीन का दोस्त माना जाता था। चीन की रिपोर्ट में तो अमेरिकी हमले का समर्थन ही किया गया है और यहां तक दावे किए गए हैं कि ट्रंप ने वेनेजुएला के बदले चीन को ताइवान सौंप दिया है। और अब जैसा कि ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि ताइवान पर फैसला जिनपिंग को लेना है और उनका फैसला तो पहले से ही सभी को पता है। वॉशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने इसे साफ भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान का सवाल पूरी तरह से चीन का आंतरिक मामला है और इसे कैसे हल किया जाएगा ये फैसला चीन करेगा। यानी ताइवान का भाग्य अब या तो जिनपिंग के भरोसे है या फिर भगवान के, क्योंकि ट्रंप ने तो पल्ला झाड़ लिया है। और अब बात करेंगे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2026 की शुरुआत के साथ ही नई जंग छेड़ दी है। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला की राजधानी कराकस पर हमला बोला और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई को लेकर अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ट्रंप ने कहा है कि मादुरो को घर से उठाने के बाद अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर दूसरे चरण का हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन उन्होंने इस हमले को रोक दिया क्योंकि वेनेजुएला का नया प्रशासन अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के संकेत दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर वहां के तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम कर रही हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि वेनेजुएला शांति की तलाश के संकेत के रूप में बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और समझदारी भरा कदम है। वेनेजुएला का नया प्रशासन अमेरिका की सहायता कर रहा है, विशेष रूप से अपने तेल और गैस के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के संबंध में। दोनों देश मिलकर अच्छा काम कर रही हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और आधुनिक है। इस सहयोग की वजह से मैंने पहले से अपेक्षित हमलों की दूसरी लहर को रद्द कर दिया है, जिसकी जरूरत नहीं प्रतीत होती है। हालांकि सुरक्षा कारणों से सभी जहाज अपने स्थान पर ही रहेंगे। इस बीच अमेरिकी सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अमेरिकी सेना ने लगातार तीसरे दिन कैरेबियन सागर में ओलिना नामक तेल टैंकर जब्त किया है। इससे वेनेजुएला के खनन तेल पर नियंत्रण के लिए ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई और तेज हो गई है। यह अब तक का 5वां टैंकर है जिसे अमेरिकी बलों ने जब्त किया है। अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर शिकंजा कसता जा रहा है। अमेरिका वेनेजुएला को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है और अब अमेरिका ने एक बड़ा फैसला किया है जिसकी चर्चा जोरों पर है। ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल बेचने को तैयार है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत के सामने शर्त रखी है। कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के जरिए इसकी मार्केटिंग की जाएगी। अब इससे संकेत मिल रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल फिर से उन देशों तक पहुंच सकता है जो प्रतिबंधों से पहले उसके बड़े खरीदार थे, और भारत भी उनमें से एक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इस्लामिक नेटो की।
वैसे तो इस्लामिक नेटो बनाने की कोशिश 4 महीने पहले कतर में भी हुई थी, जब कतर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक के खिलाफ मुस्लिम देशों की बैठक हुई। उस दौरान पाकिस्तान की तरफ से इस्लामिक नेटो का विचार रखा गया, लेकिन कतर ने अमेरिकी दबाव में इस कोशिश को फेल कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश अब कामयाब होते हुए दिखाई दे रही है। पहले तो उसने सऊदी अरब रक्षा समझौता किया, जो नेटो के आर्टिकल 5 जैसा था, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। और जल्द ही इस गठबंधन में तुर्की भी शामिल होने की तैयारी कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की इस गठबंधन में एंट्री को लेकर बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है और समझौता होने की पूरी संभावना है। तुर्की स्थित थिंक टैंक टेपफ के रणनीतिकार निहात अली ओस्कान ने इस्लामिक नेटो की जरूरत बताई है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक नेटो में तुर्की का शामिल होना जरूरी है। तुर्की नेटो का भी हिस्सा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नेटो को लेकर जो नीति है, उससे तुर्की की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। ट्रंप नेटो को लगातार कमजोर कर रहे हैं, इसलिए हमें वैकल्पिक सुरक्षा ढांचे की तलाश करनी होगी। वैसे तुर्की और सऊदी अरब के बीच अगर सैन्य समझौता होता है तो ये बहुत बड़ी खबर मानी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व को लेकर इन दोनों ही देशों में लंबे समय से टकराव चला आ रहा है। तुर्की खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा मानता है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब का अधिकांश देशों पर दबदबा है और इसका कारण सऊदी अरब की दौलत को माना जाता है। और यही कारण है कि दोनों ही देशों के बीच लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से रिश्तों में जमी ये बर्फ पिघल रही है। वैसे खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि इस गठबंधन में ओमान, जॉर्डन और मिस्र भी शामिल हो सकते हैं, जो अमेरिका की टेंशन को तो बढ़ाएगा ही, क्योंकि कोई भी देश ऐसा सैन्य गठबंधन मंजूर नहीं करना चाहेगा जो भविष्य में उसके लिए ही चुनौती बन जाए। अमेरिका पश्चिम एशिया में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। वैसे इस्लामिक नेटो से सबसे ज्यादा चिंता इजराइल और भारत की बढ़ती दिखाई दे रही है। इजराइल का पश्चिम एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ टकराव चलता रहता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच भी हमेशा तनावपूर्ण हालात बने रहते हैं। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। तुर्की पाकिस्तान के लिए युद्धपोत बना रहा है, उसके F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर चुका है और ड्रोन तकनीक भी साझा कर रहा है। और अगर वो पाकिस्तान के साथ सैन्य गठजोड़ करता है तो भविष्य में ये भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे विलेज ऑफ ड्वार्फ्स यानी बौनों के गांव की। आपने गुलिवर्स ट्रेवल्स, लिलीपुट्स या फिर स्नो वाइट एंड 7 ड्वार्फ्स की कहानी तो सुनी होगी, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स बौने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हकीकत में भी एक ऐसी जगह है जहां ज्यादातर लोगों की हाइट सामान्य से कम होती है? जी हाँ, दरअसल चीन के यांगसी गांव में ऐसा ही होता आया है। इस गांव में बच्चा पैदा तो सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही वो 5 से 7 साल का होता है, उसकी हाइट बढ़नी अचानक रुक जाती है। इस गांव में पिछले 60 से 70 सालों से यही हो रहा है। यहाँ के बच्चों का कद 10 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बढ़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। और अब यहाँ की 50% आबादी ऐसी है जिसकी लंबाई महज 2 फीट से 3 फीट 10 इंच के बीच है। अब ऐसा होने को लेकर भी 2 थ्योरीज है, एक गांव वालों की और दूसरी साइंटिफिक। सबसे पहले गांव वाले की थ्योरी की बात करते हैं। गांव के बुजुर्गों की थ्योरी यह है कि पूर्वजों को सही तरीके से दफन न करने की वजह से गांव के साथ बुरा हो रहा है। तो कुछ का मानना है कि गांव की फेंग शुई यानी वास्तु बिगड़ गया है, लेकिन ये महज कहने वाली बातें हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी कोशिशें की। मिट्टी, पानी, अनाज, हर चीज की जांच की गई, जिससे कुछ थ्योरी सामने आई। जैसे मिट्टी में पारा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ की मिट्टी में पारे यानी मरकरी की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो हाइट बढ़ने की प्रक्रिया को रोक देती है। और दूसरा, जापानी गैस का हमला। एक थ्योरी ये भी है कि सालों पहले युद्ध के दौरान जापान ने यहाँ जहरीली गैसें छोड़ी थी, जिसका असर पीढ़ियों पर दिख रहा है। और तीसरा है अज्ञात बीमारी। 1951 में यहाँ एक अज्ञात बीमारी फैली थी, जिसके बाद से ही लोगों के कद रुकने की खबरें आने लगी। हैरानी की बात यह है कि आज भी इस रहस्य का कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हालांकि अब नई पीढ़ी के कुछ बच्चों में सुधार देखा जा रहा है, लेकिन पुराने लोग आज भी उसी बौनेपन के साथ जी रहे हैं। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।